Hello, welcome to Northeast PSC. Today we'll be discussing about UNFCCC. अभी ये जो है आपका जो क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ जितने भी सारे हमारे कन्वेंशंस होती हैं, जो मीटिंग्स वगैरह होता है, उसका सबसे प्रीमियर बॉडीज़ में से एक है UNFCCC. इसका COP26 में हम लोगों ने क्या देखा था, ग्लासगो में हुआ था, तो उसमें काफ़ी सारे चीज़ें उभर के आई थी कि नेट ज़ीरो की कमिटमेंट हमें करना है. फिर हम लोग COP27 में हम लोगों ने क्या देखा कि लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया था जब वो शर्म एल शेख इजिप्ट में हुआ था. सो नाउ COP28 की जो मीटिंग होने वाली है वो UAE दुबई में होने वाला है. सो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं विथ रेस्पेक्ट टू कि ये कैसे काम करते हैं, इसका ओरिजिन कहाँ से आया है, व्हाट आर इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो इन और व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट कंक्लूजन्स और सो टू से कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव जो चीज़ें उभर के आई है ओवर द ईयर्स, उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे. विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट अस बिगिन टुडेज डिस्कशन. So this is me. I have been teaching political science and international relations for the last 3 years. My education are from Jamia Millia Islamia, New Delhi. If you want to know anything more than this, you can get in touch with me on LinkedIn or X, that is formerly known as Twitter. So without any further ado, so why this topic is in news कि 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक UAE में आपका होगा UNFCCC के 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़. तो यहाँ पर क्या होता है, क्लाइमेट चेंज को लेकर की पूरे बातें होती हैं कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कितना फंडिंग करना पड़ेगा, डेवलप कंट्रीज़ का क्या रोल है, डेवलपिंग कंट्रीज़ का क्या रोल है, आइलैंड कंट्रीज़ के ऊपर हमें किस तरह से फोकस करना है, इन तमाम चीज़ें होती हैं. तो जब एक बार COP28 होना शुरू होगा, उसके बाद मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो ज़रूर लाऊंगा, बट UNFCCC के बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है. ओके, सो इसकी जो ओरिजिन आती है आपका 1992 में रियो अर्थ समिट हुआ था. ठीक है, रियो अर्थ समिट हुआ था, इसके बारे में आपने सुना होगा, एजेंडा 21, बहुत सारी चीज़ें रियो अर्थ समिट के वहाँ से उभर के आई थी. और ये माना जाता है कि क्लाइमेट चेंज की जो आपका इनिशिएटिव, उसमें एक फाउंडेशनल इवेंट था आपका रियो अर्थ समिट ऑफ 1992. ठीक है, तो इट वॉज साइंड इन 1992 एट द UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, दैट इज नोन एज अर्थ समिट. और अगर UNFCCC की बात कर रहे हैं, it was held on the occasion of the 20th anniversary of the first Human Environment Conference in Stockholm, Sweden in 1972. पहली बार जो आपका क्लाइमेट चेंज को लेकर या फिर कि ह्यूमन का क्या इन्वॉल्वमेंट है, ह्यूमन का क्या रोल हो सकता है इन कंट्रोलिंग द एवर चेंजिंग क्लाइमेट, ये 1972 में हुआ था आपका स्टॉकहोम में. तो इसकी जो आपका 20th एनिवर्सरी था वो था आपका 1992 में. उसी के संदर्भ में ये UNFCCC को फाउंड किया गया था. ठीक है, जिसका हम लोग बड़े प्यार से रियो कन्वेंशन कहते हैं. तो रियो कन्वेंशन में सिर्फ ये नहीं कि क्लाइमेट से ही जुड़ा हुआ बातें था, इसका और भी कुछ इवेंट था जिसका हम लोग सिस्टर रियो कन्वेंशन के नाम से जानते हैं. फॉर एग्जांपल UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी UNCBD और UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन UNCCD. तो ये सारी चीज़ें भी UN जो आपका रियो 1992 की जो इवेंट था वहाँ से उभर के आया था. ठीक है, तो it constitutes the foundational climate agreement that has provided the platform for most subsequent international climate agreements. तो ये 1992 के बाद से जितने भी सारे आपके क्लाइमेट से जुड़ा हुआ बातें होती है सीरियस लेवल पे, वो 1992 के बाद से होने लगी हैं. तो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ फाउंडेशनल इवेंट जहाँ से हम लोग ये इस इशू को सीरियसली टेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं. और ये शायद एकमात्र ऐसा बॉडी होगा जहाँ पर यूनिवर्सल मेंबरशिप है, नियर यूनिवर्सल मेंबरशिप है. 198 पार्टीज़ हैं UNFCCC में. ओके, तो UNFCCC का ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ग्रीन हाउस कॉन्सेंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में, उसको हमें क्या करना है, स्टेबलाइज करना है, लिमिट करना है. ठीक है, एट ए लेवल दैट वुड प्रिवेंट डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट सिस्टम. तो एंथ्रोपोजेनिक इंटरवेंशन की अगर जब भी हम बात करते हैं, इट इज़ एक्टिविटीज़ मेड बाय ह्यूमन. तो ह्यूमन एक्टिविटीज से ऐसा कुछ भी ना हो जो हमारे क्लाइमेट में एकदम मतलब डिटेरियोरेटिंग इम्पैक्ट छोड़े, तो उसको रोकने की मकसद से हमें क्या करना है, काम करना है. दिस इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स की जो ह्यूमन का जो इम्पैक्ट है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का जो आपका इम्पैक्ट है, उसको हमें कम से कम करना है. इट इज़ पार्टी पेरेंट ट्रीटी टू द 1997 क्योटो प्रोटोकॉल. क्योटो प्रोटोकॉल की अगर हम बात करिए क्या है, इट इज़ फर्स्ट सेट ऑफ इंटरनेशनल रूल्स डिजाइन टू इम्प्लीमेंट UNFCCC. तो UNFCCC को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए पहली बार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रूल बनाया गया था, वो क्योटो प्रोटोकॉल के थ्रू बनाया गया था. ठीक है, और ये और भी इसका फाउंडेशन कहाँ पे दिखने के लिए मिलता है, अगर 2015 की पेरिस एग्रीमेंट की बात करें. पेरिस एग्रीमेंट की क्यों इतना इंपॉर्टेंस है, आपको पता है कि SDG का नाम आपने सुना होगा, SDG
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसके पहले MDG हुआ करता था, मिलेनियल डेवलपमेंट गोल। तो जब MDG कंप्लीट हुआ उसके बाद हम लोगों के पास SDG है, इसमें 17 गोल्स हैं, ठीक है। और 2015 की जो पेरिस एग्रीमेंट की बात करें, यहाँ पर हमारा कमिटमेंट क्या था कि हमारे जो इस सेंचुरी के एंड तक जो टेम्परेचर राइज होगा वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो सारे डिस्कशन था 2015 में, उसका भी पेरेंट बॉडी जो है, पेरेंट ट्रीटी जो है, वो क्या है आपके जो UNFCCC का जो 1992 में जब हम लोगों ने कन्वेंशन को साइन किया, ठीक है। ओके, UNFCCC की अगर हम बात करें, UNFCCC ये क्लाइमेट चेंज को किस तरह से डिफाइन करता है। इट डिफाइंस क्लाइमेट चेंज as a change of climate which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition to natural climate variables observed over comparable time periods। तो ये क्या है कि आपका जो नेचुरल तौर पे नेचुरल प्रोसेस के थ्रू भी क्लाइमेट चेंज हो रही है, लेकिन ओवर एंड अबव दैट ह्यूमन एक्टिविटीज़ किस तरह से मतलब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन क्लाइमेट चेंज, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं UNFCCC के अंडर में इस तरह से, ठीक है। और इसकी सेक्रेटेरिएट की बात करें, व्हाट आर द इंफॉर्मेशन यू नीड टू नो विथ रेस्पेक्ट टू UNFCCC सेक्रेटेरिएट इज दिस। इट इज़ द यूनाइटेड नेशंस एंटिटी tasked with supporting the global response to the threat of climate change। क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ जितने भी सारा थ्रेट है उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको कंटेन करने के लिए हमें किस तरह से इनिशिएटिव लेना है, इसकी बात यहाँ पर होती है। और ये 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था, जैसा हमने बताया। द ओरिजिनल सेक्रेटेरिएट वाज इन जिनीवा, बट 1996 से हम लोग क्या देखते हैं, इसकी जो सेक्रेटेरिएट है ये शिफ्ट किया गया है बॉन, जर्मनी में, ठीक है। और द एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी इज़ द हेड ऑफ द सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट का हेड कौन होता है? whoever is the executive secretary। So these are the things with its with respect to its secretariat setup। अगर हम लोग functions की बात करें, it supports a complex architecture of bodies that serve to advance the implementation of the conventions, the Kyoto Protocol and the Paris Agreement। तो Kyoto Protocol हो गया, Paris Agreement हो गया, इसको implement करने के लिए जितने भी सारे bodies involved हैं उसको क्या करते हैं, ये support provide करते हैं, ठीक है। उसको सपोर्ट देते हैं, लाइक टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट और आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल हो गया, या फिर जो आपका थिंक टैंक ओरिएंटेड, मतलब किस तरह से ओपिनियन दर है, उन तमाम चीज़ों से हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा इट प्रोवाइड्स टेक्निकल एक्सपर्टाइज एंड असिस्ट इन द एनालिसिस एंड रिव्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज जिस तरह से हो रहा है उसको हमें क्या करना है, रिसर्च करना है, उसमें किस तरह की नई नई फाइंडिंग्स आ रही हैं, उसको मतलब किस तरह से एनालाइज किया जा सकता है, और उसकी जितने भी सारे आपका प्रोस एंड कॉन्स है उसको लेकर यहाँ पर मतलब टेक्निकल एक्सपर्टाइज प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस के बारे में आपने सुना होगा कि हर कंट्री का एक क्या है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस है, कि हम लोग जो क्लाइमेट चेंज है उसको रोकने के लिए ये हमारे कमिटमेंट है, पर्टिकुलर कमिटमेंट है। उन तमाम NDCs को क्या करते हैं, रजिस्ट्री के तौर पे मेंटेन करते हैं UNFCCC। इट ऑर्गेनाइजेस एंड सपोर्ट्स बिटवीन 2 and 4 नेगोशिएटिंग सेशंस ईच ईयर। हर साल में लगभग 2 से 4 मतलब सेशन रखते हैं, ताकि मतलब कि ये जो टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, इसके साथ जुड़ा हो जो भी सीरियसनेस है वो किसी भी तरह से कम ना हो। तो विद दैट पर्सपेक्टिव 2 से 4 मीटिंग हर साल किया जाता है। उसके अलावा आपने देखा होगा एक मराकेश पार्टनरशिप नाम के आपने सुना होगा। इट इज़ अ पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन, और इसको भी सपोर्ट करते हैं UNFCCC के द्वारा। इट वॉज एग्रीड बाई गवर्नमेंट्स टू सिग्नल दैट सक्सेसफुल क्लाइमेट एक्शन रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम ए वाइड रेंज ऑफ एक्टर्स। इसमें कौन कौन लोग होना चाहिए, आपका रीजनल सपोर्ट हो सकता है, सिटी के तौर पे जो मेयर का जो इंपॉर्टेंस है वो भी यहाँ पर बताते हैं, बिजनेस हो गया, इन्वेस्टर्स हो गया, सिविल सोसाइटी होगा। तो कोई भी अगर आपको बड़े लेवल पे कोई आपका प्रोजेक्ट है, बड़े लेवल पे अगर कोई आपका कमिटमेंट है, अगर आप उसको सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, देन यू विल हैव टू हैव द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल दिस स्टेक होल्डर्स, बिजनेस क्लास के लोग, या फिर जो आपका जो लेजिस्लेटर्स हैं उनका हो गया, फिर सिविल सोसाइटी हो गया, NGO हो गया, ठीक है, एकेडमिया हो गया, इन तमाम तरह के लोगों की इन्वॉल्वमेंट होना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। सो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ की बात करें, व्हाट इज़ COP। हर बात आपने सुना होगा, COP14 चल रहा है, COP15 चल रहा है, अलग अलग जो बॉडी हैं उन सब का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होता है। तो आर्टिकल 7.2 ऑफ द UNFCCC बोलते हैं कि COP एज द सुप्रीम बॉडी ऑफ द कन्वेंशन
एज इट इज़ द हाइस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है ये क्या करता है, जितने भी तरीके की इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिया जाता है ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में लिया जाता है, इसीलिए इसको सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी कहा जाता है विद इन द UNFCCC। इसके अलावा द क्लाइमेट चेंज प्रोसेस रिवॉल्व्स अराउंड द एनुअल सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। जो एनुअली जो आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो होता है हर साल जो होता है, जैसे COP26, 27, 28 हो गया, तो ये यहाँ पर क्या करता है कि क्लाइमेट चेंज की जो प्रोसेस है उसी के आसपास पूरे डिस्कशन रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के प्रेसिडेंट कौन होगा, ये ईयरली बेसिस पे आपका क्या होता है, रोटेट होता रहता है। जितने भी यूनाइटेड नेशन के रीजनल ग्रुप्स है उसके बीच में वो होता रहता है। तो कितने यूनाइटेड नेशन के रीजनल ग्रुप्स हैं, 5 ग्रुप्स हैं, जिसके बीच में ये प्रेसिडेंशियल जो सीट है ये रिवॉल्व होता रहता है। इट इज़ एडवाइज बाई 2 परमानेंट सब्सिडरी बॉडीज़। जो UNFCCC है इसके अंदर जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हो रहा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी को 2 एडवाइजरी बॉडी है जो आपका सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एक तो हो गया सब्सिडरी बॉडी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस SBSTA एंड सब्सिडरी बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो आपको पूछा जा सकता है कि जो आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है UNFCCC का, उसका जो प्रेसिडेंट बनता है वो जितने भी मेंबर कंट्रीज है 198 अगर मेंबर कंट्रीज है उन तमाम मेंबर कंट्रीज के बीच में रोटेट होता है। अगर इस तरह से स्टेटमेंट बोला जाए तो दैट वुड बी रॉन्ग, बिकॉज ऐसा नहीं होता है। बट कैसा होता है, इवन यूनाइटेड नेशंस की जो आपका रीजनल ग्रुप्स है 5 रीजनल ग्रुप्स है उसके बीच में प्रेसिडेंट की जो सीट है इट रिवॉल्व्स, ठीक है। ये आपको जानना पड़ेगा। जो यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की बात करते हैं इसका की इनिशिएटिव्स क्या क्या रहा है ओवर द ईयर्स। 1995 में पहला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ था बर्लिन में, जर्मनी में, ठीक है। फिर दूसरा की बात करें 1996 में हुआ था COP3 क्योटो में हुआ था। एडॉप्शन ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। इट लीगली बाइंड्स डेवलप्ड कंट्रीज टू एमिशन रिडक्शन टारगेट्स। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में अगर आपको पूछा जाए कि इट लीगली बाइंड्स द डेवलप्ड कंट्रीज इन ऑर्डर टू कंटेन द प्रोडक्शन और द एमिशन ऑफ कार्बन्स एंड ऑल। तो ये कभी कभी आपको लगता है अरे लीगली बाइंडिंग तो आमतौर पे नहीं होता है, बट क्योटो प्रोटोकॉल जो है लीगली बाइंडिंग था डेवलप्ड कंट्री के ऊपर, ठीक है। फिर COP26 की बात COP6 की बात करें, सीधा COP6 की बात करें, इट वॉज अ पॉलिटिकल एग्रीमेंट ऑन द ऑपरेशनल रूल बुक फॉर द 1997 क्योटो प्रोटोकॉल। तो 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल आया था इसको किस तरह से आपका ऑपरेशनलाइज करना है, ठीक है, उसके लिए एक रूल बुक तैयार किया गया था 2001 में जो COP6 हुआ था। फिर COP7 की बात करें, मरक्केश मोरक्को में हुआ था। यहाँ पर मरक्केश एकॉर्ड्स लाया गया। इट सेट ए स्टेज फॉर रेटिफिकेशन ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल की यहाँ से हम लोगों ने सारे कंट्रीज़ के लिए ओपन रखा गया कि आप लोग आइए पार्टिसिपेट करें एंड प्लीज़ कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ रेटिफाइंग दिस मरक्केश एकॉर्ड्स, ठीक है। माय अपोलॉजी द क्योटो प्रोटोकॉल। फिर COP8 जो हुआ था न्यू दिल्ली में होता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया में होता तो आपको इसके साथ जुड़ा हुआ पूछा जा सकता है। तो दिल्ली डिक्लेरेशन साइन किया गया था आपका COP8 में। इसका बात करते हैं कि डेवलपमेंट नीड्स ऑफ पुअरेस्ट कंट्री एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो जो गरीब कंट्रीज है, गरीब कंट्री को क्या है टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी चाहिए और आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए। तो इसके बारे में दिल्ली डिक्लेरेशन में पहली बार बात किया गया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा द रेटिफिकेशन ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल बाय रशिया वाज सीन ड्यूरिंग 2005, ठीक है, लीडिंग टू एंट्री ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल इनटू फोर्स। फर्स्ट क्योटो प्रोटोकॉल टुक प्लेस इन मॉन्ट्रियल, कनाडा। तो क्योटो प्रोटोकॉल की जो पहली मीटिंग हुआ था वो आपका मॉन्ट्रियल में हुआ था, कनाडा में हुआ था। तो ये आपको देख सकते हैं कि 2005 में रेटिफिकेशन करते हैं कौन, क्योटो प्रोटोकॉल का, रशिया, ओके। नेक्स्ट 2006 में होता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। एक की मैकेनिज्म अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल वाज ओपन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है आपके लिए कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM जो है ये कब अडॉप्ट किया गया था, 2006 में, ठीक है। इट सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन यूनिट्स को भी यहाँ पर बात किया गया था कि किस तरह से आपको जो एमिशन है उसकी रिड्यूस करने की कोशिश करना है। COP13 हुआ था बाली में, इट गेव बाली रोड मैप एंड बाली एक्शन प्लान। फिर COP14 की बात करें, एडेप्टेशन फंड अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल एंड पोजनन स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो जो है आपको क्योटो प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको सक्सेसफुल करने के लिए आपको फाइनेंशियल मदद की ज़रूरत है, फाइनेंशियल क्या चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। तो उसकी बात हम लोग क्या देखते हैं COP14 में देखते हैं। उसके अलावा स्ट्रेटेजिक पोजनाम स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम को भी लाया गया था ताकि जो है टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया जाए विद इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। फिर COP16 की बात करें,
यहाँ पर आया था कैंकून एग्रीमेंट्स। ये आपको पूछा जा सकता है कि कैंकून एग्रीमेंट्स ये कब हुआ था। इट हैपेंड इन ड्यूरिंग COP 16 इन 2010। तो इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज बाय गवर्नमेंट्स टू असिस्ट डेवलपिंग नेशंस इन डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज। तो कि जो आपका डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो क्या करेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज़ को मदद करेंगे ताकि क्लाइमेट चेंज से लड़ पाए, ठीक है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं COP 17 की बात करें, डरबन साउथ अफ्रीका में हुआ था। इट कमिट टू ए न्यू यूनिवर्सल क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट बाय 2015 फॉर द पीरियड बियॉन्ड 2020। तो यहाँ पर 2011 में बात किया गया था कि 2015 में हम लोग नए कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस लेके आएंगे इन ऑर्डर टू फाइट क्लाइमेट चेंज, ताकि जो 2020 के बाद या फिर जो है हमारा मिलेनियर डेवलपमेंट गोल जो हो रहा है इसके बाद हमें क्या इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग 2015 में बात करेंगे। ये सब बोला गया था कहाँ पर, डरबन में। फिर 2012 में हम लोग COP 18 देखते हैं, दोहा में होता है, कतार में। इट सॉ दोहा अमेंडमेंट टू द क्योटो प्रोटोकॉल इज एडोप्टेड। तो क्योटो प्रोटोकॉल में कुछ सुधार की बात किया गया था दोहा में, ठीक है। उसके अलावा 2013 में COP 19 हुआ पोलैंड में। इट ब्रॉट वर्सा फ्रेमवर्क फॉर रेड प्लस एंड द वर्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज, ये हम लोग देखते हैं। उसके अलावा COP 21 हुआ था आपका पेरिस में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। COP 21 2015 में हुआ था, पेरिस में हुआ था। और यही से हम लोग क्या देखते हैं कि जो आपका SDG की बात करें या फिर जो है आपका 1.5 डिग्री से नीचे जो हमें रखना है टेम्परेचर, इन सब के बारे में हम लोग ने बात किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखें। फिर COP 22 की बात करें, मरकश पार्टनरशिप फॉर क्लाइमेट एक्शन वाज लॉन्च्ड। उसके अलावा COP 23 की बात करें, इट वॉज द फर्स्ट COP टू बी होस्टेड बाई ए स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट विथ फिजी टेकिंग अप द प्रेसिडेंसी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस तरह से अगर कोई आपका निराला अनोखा अगर कोई आपका फैक्ट है वो आपको याद रखना पड़ेगा कि COP 23 में पहली बार एक स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट ने ये आपका मीटिंग कंडक्ट करवाया था। फिर COP 24 में ये काटोविच पोलैंड में हुआ था। It saw the finalization of a rule book to operationalize the 2015 पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट में जो भी सारे आपका बातें किया गया था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक रूल बुक की ज़रूरत है, जो कि हर एक मेंबर कंट्रीज फॉलो करे, कोई वायलेट ना करे। तो इसके लिए जो फाइनल रूल लाया गया था वो COP 24 में हम लोगों ने देखा। फिर COP 26 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि जो आपका COP 27 में क्या क्या वो होगा, टारगेट होगा, उसके बारे में हम लोग COP 26 में बात किए थे। फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाते हैं ग्लासगो में, जाके बोलते हैं हम लोगों को क्या चाहिए कि जो नेट ज़ीरो है 2070 तक हम लोग नेट ज़ीरो लाएंगे। ज़्यादातर कंट्रीज़ 2050 तक नेट ज़ीरो कमिटमेंट के लिए बात करते हैं COP 26 में। ये सारा चीज़ हम लोगों ने देखा। उसके अलावा मोर रिसेंटली COP 27 हुआ था कहाँ पर, शर्म शेख इजिप्ट में, जहाँ पर लॉस एंड डैमेज फंड को वो किया गया था, like the historic deal for a loss and damage fund for costly climate disasters, but does little to address the emission fueling such disasters। तो जो भी emissions वगैरह की जब हम बात करते हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं है, मतलब सक्सेसफुल इवेंट हम लोगों ने नहीं देखा इजिप्ट में। बट what will be the case in COP 28 that will be very enthusiastically seen। तो हम लोग देखते हैं, उम्मीद है कुछ अच्छा उभर के आए, ताकि हम एज मतलब ग्लोबल सिटीजन हमें तो यही उम्मीद रहेगी कि जो क्लाइमेट चेंज की जो जितने भी सारे रिपरकशंस, जो डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है, उसको हम लोग जल्द से जल्द कंटेन कर पाए। और जो बढ़ती जो आपका हीट वेव हो गया, आपका जो आपका एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस हो गया, एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन, इन तमाम चीज़ों से हमें क्या चाहिए, छुटकारा चाहिए। सो वी वांट दैट कुछ मीनिंगफुल उभर का है। वट एवर मे बी द आउटकम, वी विल ब्रिंग यू another topic with respect to this conversation. Till then, I think that shall be all for today's discussion. If you have any doubt, please let me know in the comment box. I will reply to all queries personally. Okay, thank you so much. See you in the next video. Bye bye.